सवाल की एक बात थी कि क्या चीन की घेरेबंदी शुरू हो चुकी है और क्या भारत चीन के काउंटर में तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे में यूरेनियम को लेकर डील हुई है, यह तो सब जान चुके हैं, लेकिन इस खबर के पीछे की कहानी समझना भी बहुत जरूरी है। दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसमें चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। फैक्टरी नहीं, वो दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। दुनिया के देश ये समझ रहे हैं कि चीन पर ही निर्भर रहना तो खतरे से खाली नहीं है। सब कुछ ही चीन में बन रहा है तो वो ब्लैकमेल भी करने लग गया है। जैसे अभी उसने रेयर अर्थ चुंबकों के केस में किया था। दुनिया भर की कार बनाने वाली कंपनियां अब उसकी मोहताज बन चुकी हैं और भी कई चीजों में अब चीन की ही एक तरह से दादागिरी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर को तो टैरिफ लगाकर धमकाया, लेकिन चीन का अमेरिका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इसका ऑस्ट्रेलिया से भारत आने वाले यूरेनियम से क्या लेना देना, यह समझने वाली बात है। चीन जितने बड़े पैमाने पर दुनिया को सामान सप्लाई करने वाला देश और कौन सा खड़ा किया जा सकता है? जी, भारत ऐसा देश हो सकता है दुनिया के लिए, क्योंकि भारत के पास पढ़े लिखे प्रशिक्षित युवाओं की बहुत बड़ी जनसंख्या है, टेक्नोलॉजी है, और भारत काफी टाइम से बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश भी कर रहा है। उसमें जो अड़चनें आती हैं वो कई तरह की, लेकिन एक बड़ी अड़चन आती है बिजली की। अगर चीन को टक्कर देनी है तो बहुत ज्यादा बिजली बनाने की जरूरत है। भारत ज्यादातर बिजली कोयले से बनाता है, उसमें प्रदूषण का बड़ा चक्कर है। और वैसे भी अगर चीन के लेवल के बड़े बड़े उद्योग लगाने हैं तो कोयले से बनी बिजली पूरी नहीं पड़ने वाली है। हवा और पानी से भी बिजली बन रही है, लेकिन वो भी उतनी मात्रा में नहीं है जितनी जरूरत है। सोलर बिजली भारत ने बड़े पैमाने पर बनानी शुरू कर दी है, लेकिन उसमें भी सोलर पैनल के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह कि सोलर बिजली को स्टोर करके रखने के लिए बैटरियां चाहिए बड़ी बड़ी, उसमें भी चीन ही आगे है। क्योंकि दिन में तो सूरज से बिजली बन जाती है, लेकिन रात के लिए स्टोर करनी पड़ती है। बारिशों में, सर्दियों में सोलर बिजली का प्रोडक्शन उतना होता भी नहीं है। तो उद्योग के लिए तो लगातार सप्लाई होती रहे ऐसी बिजली चाहिए। परमाणु बिजली इसका सबसे बड़ा रास्ता हो सकता है। भारत के पास परमाणु टेक्नोलॉजी तो काफी पहले से है, परमाणु प्लांट भी हैं, लेकिन परमाणु बिजली बनाने के लिए ईंधन चाहिए, खासकर यूरेनियम। और दुनिया का 1/3 यूरेनियम है ऑस्ट्रेलिया के पास। दिक्कत क्या थी कि अमेरिका और उसके साथियों ने पूरी दुनिया पर कंट्रोल किया हुआ था कि किसी देश को परमाणु ताकत नहीं बनने देना है, क्योंकि जिस तकनीक से परमाणु बिजली बना सकते हैं उसी तकनीक से परमाणु बम भी बना सकते हैं। ईरान के साथ भी तो यही जंग चल रही है अमेरिका की। ईरान कहता है कि वो परमाणु बिजली बनाएगा, अमेरिका और इजरायल कहते हैं कि वो परमाणु बम बनाना चाहता है, और परमाणु बम उसने बना लिया तो फिर वो पूरे पश्चिम एशिया पर अपनी मनमानी करेगा। तो अमेरिका ने खुद तो परमाणु बम चला दिया था दूसरी वर्ल्ड वॉर में, लेकिन वो नहीं चाहता कि दूसरे देशों को यह ताकत मिले। तो एक संधि बनाई गई थी 1968 में, 1968 में, जिसका नाम था NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, कि परमाणु ताकत जिनके पास है उनके अलावा कोई देश नहीं हासिल करेगा अब बस। तो परमाणु ताकत वाले देशों के अलावा किसी और देश को यूरेनियम ही नहीं देंगे, मतलब कोई परमाणु ईंधन नहीं देंगे, कोई परमाणु रिएक्टर नहीं देंगे, कोई परमाणु प्लांट बनाने वाले पुर्जे नहीं देंगे, कोई परमाणु तकनीक नहीं देंगे, और जो देश ऐसा करेगा उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। मतलब एक तरह से गैंग बना लिया था परमाणु देशों ने। लेकिन भारत ने इस पर साइन ही नहीं किए, क्योंकि भारत पहले से ही परमाणु तकनीक पर काम कर रहा था। 1968 में संधि आई ना, भारत तो उससे पहले ही था। भारत का कहना है कि वो तो परमाणु बिजली बनाने की तकनीक पर पहले से ही काम कर रहा था, और क्यों नहीं कर सकता? सबसे सस्ती बिजली परमाणु बिजली हो सकती है, तो भारत जैसे देशों को तो यह चाहिए। तो भारत ने साइन ही नहीं किया था NPT पर। और फिर भारत ने 1974 में परमाणु टेस्ट भी कर लिया था, मतलब हम भी परमाणु ताकत है। 1998 में भी टेस्ट किया था भारत ने। तो भारत को यूरेनियम देने पर रोक लगा दी थी बाकी परमाणु देशों ने। लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया बदली और भारत ने अपनी पहचान मजबूत की, तो आखिर 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु डील तो हो गई थी। बाकी परमाणु देशों के भी तेवर थोड़े ढीले पड़ने शुरू हो गए थे। सबको भारत का स्टैंड मानना ही पड़ा कि भारत भी एक परमाणु ताकत है, यह हकीकत है, और हम तो बहुत पहले से परमाणु तकनीक पर काम कर ही रहे थे, होमी भाभा के टाइम से कर रहे थे। तो बाकी जो रोक थी परमाणु व्यापार की भारत के साथ दूसरे देशों की, वो तो हट गई थी, लेकिन ईंधन की अब भी समस्या बनी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2014 में ही एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौता हो तो गया था, लेकिन क्योंकि भारत ने NPT पर साइन नहीं किए थे तो ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम दे नहीं रहा था। लेकिन फिर हाल के सालों में जिस तरह चीन ने अपने पैर फैलाने शुरू किए, तो ये 4 देशों का ग्रुप बना,
क्वाड आप जानते ही हो, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसमें चीन को उद्योग में चुनौती देने के लिए सबसे बड़ा दावेदार भारत है। तो ऑस्ट्रेलिया को यह भरोसा हो गया कि भाई उसके यहां आने वाले यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए ही किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसकी पूरी ट्रैकिंग करेंगी। यानी चीन का दबदबा उसकी ब्लैकमेल करने की ताकत न बढ़ा दे, इसके लिए दोनों देश एक दूसरे को अब सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के लिए बिजली की जरूरत बहुत बड़ी है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में चीन के साथ मुकाबला करने के लिए। अमेरिका का भी इसमें फायदा है क्योंकि यह चीन को काउंटर करने की रणनीति में काम आ सकता है। यानी इसमें सबका फायदा हो रहा है। भारत को यूरेनियम मिल जाएगा तो बिजली की चिंता नहीं रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों को वो बुला सकता है। सब कंपनियां भी अकेले चीन में ही अपनी फैक्ट्री लगाकर नहीं फंसना चाहती। ऑस्ट्रेलिया को भी चीन के अलावा एक बड़ा बाजार मिल जाएगा अपने संसाधनों के लिए। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत संसाधन हैं, बड़े खनिज हैं। और अभी तक भारत यूरेनियम रूस और दूसरे देशों से ले रहा था, उसमें भी युद्ध और दूसरी वजहों से अड़चनें आ रही थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की डील होने से अमेरिका को भी चीन के सामने इस हिंद प्रशांत महासागर इलाके में एक काउंटर मिल सकेगा। इसलिए यह समझना जरूरी है कि दुनिया की शतरंज में क्या नई बिसात बिछ रही है। 100 बात की एक बात।